So first of all, what we'll do is we'll do questions based on एनर्जी ऑफ एसएचएम, जो कल हम लोगों ने थ्योरी पार्ट किया था। फटाफट उसका एक फॉर्मूले का रिवीजन भी कर लेंगे, जो कि हम लोग नीट के क्लासेस या आईआईटी के क्लासेस में करते हैं, और फिर क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग को हेल्प करेगा, और इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स तो अपने सीबीएसई में भी हेल्प करेगा हमें। और उसके बाद फिर हम लोग आगे का पढ़ेंगे। सो एनर्जी ऑफ एसएचएम, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था कि भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगर ए साइन ओमेगा टी एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इस फॉर्म में है, तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मिलने के बाद काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसमें पुट कर देंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो गया। दूसरा काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है, तो ये हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें पता है v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये उसी से आ रहा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी potential energy when the displacement of a particle from its equilibrium position is x, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग निकालते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होता है x के टर्म्स में अगर हम लोग निकाले, तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी टाइम के रेस्पेक्ट में और एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ये दे रखा है, ये दोनों याद करना है। और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स, तो पहला पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये होगा। टोटल एनर्जी करेंगे तो अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में करें, Ex is potential energy with respect to x and kinetic energy with respect to x अगर हम लोग निकालते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज, टाइम टी के फंक्शन में देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है, ठीक है, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, एंड हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमारा टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। So thus the total mechanical energy of a harmonic oscillator is independent of time or displacement, right? So hence in the absence of any frictional force, the total energy of a harmonic oscillator is conserved. Average kinetic energy over a period of oscillation, ये भी हम लोगों ने निकाला था कि average kinetic energy हमारा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हमने पूरे पीरियड के रेस्पेक्ट में तो 1/t 0 to t इंटीग्रेट कर दिया kt dt को, तो ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया, दैट इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड उसी तरह एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कल निकाल के देखा था, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वाज अगेन 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ एनर्जी वेरिएशन विद पोजीशन x, ये भी हम लोगों ने देखा था कि x के रेस्पेक्ट में एनर्जी कैसे वेरी करेगा, राइट? सो एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और एट एक्सट्रीम पोजीशंस, है ना, तो ये पहला मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा।
तो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये देखो, ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, राइट, और डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा है। ठीक है, ये इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा भी था। एनर्जी वेरिएशन विद टाइम उसी तरह से देखते हैं। सो बोथ ऑफ दीज एनर्जीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। Kinetic energy oscillate about its average value between 0 and maximum value, and frequency of oscillation of kinetic energy or potential energy is this. So where nu is frequency of SHM, it means frequency of oscillation of kinetic or potential SHM. Now let's do some questions. उससे पहले 16th वाला क्वेश्चन है, a particle is executing linear simple harmonic motion of amplitude, कोई भी एम्पलीट्यूड ए मान लेते हैं, मान लो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2, हम लोग को निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, हम लोग को ये रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तुरंत फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे x का वैल्यू a बाई 2 पुट कर लेंगे तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एक मिनट बच्चों, हेलो।
आई एम सॉरी। हाँ, तो इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, सो दिस इज, अब इसके बाद हम लोग टोटल एनर्जी अगर निकालते हैं, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। हमें रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, इसका रेशियो निकालना है। सो 3m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, 3m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 8 बाय m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, so this is 3 by 8 divided by 1 by 2, so this is 3 by 4. So kinetic energy divided by total energy is equal to 3 by 4. आगे समझ में लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, an object of mass 0.2 kg executes simple harmonic motion along x-axis with frequency 25 by pi hertz. ठीक है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट का मास जो है 0.2 kg है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 25 बाय पाई हर्ट्ज, एट पोजीशन x इज इक्वल टू 0.04 है ना। सो एट x इज इक्वल टू 0.04 मीटर, काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 जूल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 जूल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0.4 जूल्स। The amplitude of oscillation in meter is given is equal to, तो हम लोग को A निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो पहले तो जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0.4 जूल प्लस 0.5 जूल्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0.9 जूल्स हो जाएगा, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 0.9 जूल्स। ये टोटल एनर्जी निकल गया हमारा। सो अब देखो, ये हम लोग को एम्पलीट्यूड निकालना है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m ओमेगा स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 0.9 इंटू 2 मास है 0.2 और ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 25 बाय पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स हो गया। सो दिस इज 9 डिवाइडेड बाय पाई और पाई कैंसिल, 50 का स्क्वायर 2500। तो a इज इक्वल टू रूट अंडर 9 बाय 2500। तो 9 डिवाइडेड बाय 25, 9 divided by 2500, this is equal to 3 divided by 50. So this is equal to
0.06. So amplitude of oscillation in meter is given by 0.06 meter. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question है, a particle of mass m is located. So a particle of mass m is located in a unidimensional potential field where the potential energy of the particle depends on the coordinate x as ux is equal to u naught 1 minus cos cx. ठीक है, potential energy यहाँ पे दे रखा है इसे, u naught and c are constant. Find the period of small oscillations that the particle performs about the equilibrium position. तो हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशंस का. ठीक है, सो जो पोटेंशियल एनर्जी ux है, दिस इज इक्वल टू u नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ cx, है ना. फोर्स F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx होता है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज माइनस du अपॉन dx. So this is acceleration a is equal to 1 by m minus of differentiation of u naught 1 minus cos cx with respect to x. So acceleration a is equal to, तो यहाँ पे u naught minus of u naught by m, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा, और cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन होगा, माइनस साइन सी एक्स इंटू सी. सो दिस इज इक्वल टू यू नॉट सी बाय एम साइन ऑफ सी एक्स. अच्छा, कॉस का माइनस होगा और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस यू नॉट सी बाय एम साइन ऑफ सी एक्स हो गया. Now we know that for small angle theta, sin theta is approximately equal to theta. So इससे acceleration is minus u naught c by m. sin cx को हम लोग cx से रिप्लेस कर लेंगे. ठीक है, so इससे क्या हो गया, sin cx is approximately equal to cx. So this is a is equal to minus of u naught c square by m into x. So basically हम लोग को पता है कि a is equal to minus omega square x होता है, so which is minus u naught c square by m into x. So this is minus omega square x. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x x कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू u naught c square
by m, or omega is equal to root under u naught c square upon m. ये ओमेगा का वैल्यू है टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है 2 पाई रूट अंडर m बाय u naught c square. This is the value of time period. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें a linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10 to the power 6 Newton per meter. So K is equal to 2 into 10 to the power 6 Newton per meter. And amplitude A is equal to 0.02 meter. Has a total mechanical energy. So total energy is equal to 240 joules. Find maximum kinetic energy. So kinetic energy जो maximum होता है that is equal to half m omega square a square. m omega square basically ये क्या है? This is equal to k होता है. इसको half k square कह सकते हैं. Half into k 2 into 10 to the power 6 a square 0.02 का whole square 2 cancel हो गया. तो 4 into 10 to the power minus 4 तो 400 हो गया. एक मिनट. हाफ इंटू 2 इंटू 0.02 का स्क्वायर. ठीक है. सो ये 10 to the power 6 इंटू ये 2 इंटू 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 to the power 2 400 joules. सेकेंड पार्ट कह रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. बुक में आंसर इसका गलत दिया हुआ है. हम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? 2 का स्क्वायर 4 नहीं. ठीक है. हम लोग का बुक में आंसर गलत है. अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम होगा वो 0 के बराबर होगा, है ना, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 0. थर्ड पार्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी. सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम लेना होगा. इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 240 joules.
फोर्थ पार्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 240 जूल्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 400 जूल्स है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 240 माइनस 400, तो माइनस ऑफ 160 जूल्स होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? Yes, यस sir. Now we'll study further. So force law for simple harmonic motion and expression for time period. So suppose initially a body is in equilibrium and the forces on the body balance each, मतलब जो भी बैलेंस फोर्सेस लगेगा इक्विलिब्रियम में है तो, सो व्हेन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द बॉडी, थ्री पॉसिबिलिटीज अराइज। तो अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम के बाद अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। पहला, इफ द फोर्स स्टिल बैलेंसेस देन द बॉडी विल कम टू रेस्ट इन न्यू पोजिशन। In this case the body is in neutral equilibrium। हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वो वापस दूसरे नए जगह पे गया, वहां पे फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, if the net force produced is acting in the direction of displacement, then the body will move onward in the direction of force। In this case the body is in unstable equilibrium। हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और टोटल फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो आगे मतलब वो ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करता रहेगा जिधर फोर्स है, और इस कंडीशन को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्ड है, if the net force produced is acting in the direction opposite to that of displacement, then the body will return to its initial position of the equilibrium। In this case the body is in stable equilibrium। So neutral equilibrium, unstable equilibrium or stable equilibrium। Now the simple harmonic motion of a body takes place under the condition of stable equilibrium। तो SHM कब होगा किसी भी बॉडी में? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तब उसको हम लोग तब वहां पे SHM होगा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स है, दैट इज द नेट फोर्स प्रोड्यूस्ड इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान में रखना है आपको। सो जिधर डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसको अपने प्रीवियस पोजीशन पे लेके आता है। So whenever a body in stable equilibrium is displaced a little from its equilibrium position, that is mean position, a restoring force acts on the body in the direction opposite to its displacement in order to bring the body back to its equilibrium position। So restoring force किधर act करेगा? In a direction opposite to its displacement। जिधर हम displace कर रहे हैं उसके opposite direction में restoring force लगता है। This restoring force may be due to, अब restoring force होता क्यों है? किन वजहों से? एक तो ग्रेविटी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से, और इट में भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर, है ना। ग्रेविटी की वजह से तुम सिंपल पेंडुलम जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो
कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। और अगर स्प्रिंग का केस लेते हैं तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इन नेचर भी है, ठीक है। दो चार्ज बॉडी होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल इन नेचर रहता है जो रीस्टोरिंग फोर्स। सो इफ द बॉडी इज लेफ्ट देयर इट रिटर्न बैक्स टू इट्स मीन पोजीशन। एक बॉडी को अगर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वो अपने जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न करके आ जाए, तो इट रिटर्न बैक्स टू इट्स mean position under the restoring force. So it gains some kinetic energy which helps to overshoot its mean position and body goes to the other side. Again a restoring force is set up which slows it down. तो अब क्या है कि restoring force के वजह से मान लो यहाँ पे mean position से extreme position पे गया, यहाँ छोड़ा हमने तो ये mean position की तरफ आया, बट यहाँ तक आते आते उसने कुछ एनर्जी गेन कर लिया, मतलब स्पीड गेन कर लिया, और वो अचानक से जीरो नहीं होगा, वो और एक्सटेंड कर जाएगा इस डायरेक्शन में, और धीरे धीरे स्पीड कम होगा। जब वो स्पीड कम होगा तो ये ऑलरेडी इधर इतना मूव कर चुका है, तो वापस ये आएगा मीन पोजीशन पे फिर से। इट विल fly past this and then reach the other extreme, and this keeps on happening. So consider a body of mass m executing simple harmonic motion with a constant angular velocity omega along a straight line with mean position at O. Let C and D be the extreme position of the body during motion. So let at any instant the body be at P, where OP is equal to Y. तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये P पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है और ये जो OP है दिस इज इक्वल टू Y, that is displacement of SHM. The restoring force F acting on the body in SHM at the given instant is F is equal to minus ky होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट किया है, restoring force is minus of ky. So where k is the force constant, it is the force required to give unit displacement to the body. The relation 34 is called force law for SHM. तो कोई भी बॉडी SHM में तभी मूव करेगा अगर उस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट, मतलब माइनस ऑफ के वाई. सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू minus of y, or f is equal to minus ky, where k is a constant. Agar restoring force is of this form, then only the body will execute SHM. For relation f is equal to minus ky, the graph between f and y, so graph between f and y is something like this. ऐसा ग्राफ होगा. तो y नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ. द ग्राफ बिटवीन f and y is a straight line passing through the origin having a negative slope. Slope is equal to minus k. Now the acceleration of the body executing SHM is, so acceleration क्या हो गया, minus of omega square y हो गया, right? So acceleration of the body executing SHM which is directed towards mean position, the restoring force on the body F is equal to ma, that is minus m omega square y, right? From 34 and 35, so if you combine these two, 34 and 35, ky is equal to m omega square y, right? So this ky is equal to m omega square y, so omega square will be equal to k by m, right? Or omega is equal to root under k by m. So time period क्या हो जाएगा, time period t is equal to 2 pi by omega, that is 2 pi by root under k by m, so 2 pi root under m by k. So this is the time period. यहाँ पे जो m है और k, हम लोगों ने तो एक मास और ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसा, फोर्स कांस्टेंट ऐसा करके लिया है, बट दिस इज इन जेनेरिक, वी कैन यूज इट एनीवेयर. सो जिसको m को हम लोग इनर्शिया फैक्टर कहते हैं और k को स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं.
So in different types of SHM, the quantities M and K will go on taking different forms. अलग अलग फॉर्म लेता रहेगा, बट जो उसका फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट रहेगा, 2 pi root under m by k. In general, m is called the inertia factor and k is called the spring factor. This in general SHM. Time period t is equal to 2 pi root under inertia factor by spring factor. So frequency nu is equal to 1 upon t, that is 1 upon 2 pi root under m by k. So अगर टाइम पीरियड t is equal to 2 pi root under m by k है, so frequency is 1 by t, k by m हो जाएगा. ये गलत दिया हुआ है, I'm sorry. So this is k by m. So nu is equal to 1 by 2 pi root under k by m हो जाएगा frequency, that is 1 by 2 pi spring factor by inertia factor. ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है. आप इसको याद रखोगे तो अपने आप इनर्शिया फैक्टर m होता है, स्प्रिंग फैक्टर k होता है, और अलग अलग जगह पे तुम देखोगे अलग अलग तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सो इन लीनियर एसएचएम द स्प्रिंग फैक्टर stands for force per unit displacement and inertia factor for mass of the body executing SHM. In angular SHM, the spring factor stands for torque constant, that is moment of the couple to produce unit angular displacement, or the restoring torque per unit angular displacement, and inertia factor stands for moment of inertia of the body executing SHM. So अगर हम लोग लीनियर एसएचएम जब बात करते हैं, इन लीनियर एसएचएम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाय k और 2 पाई रूट अंडर m बाय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं. सो m इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाएगा, राइट, और m इंटू फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय m इंटू एक्सेल. फोर्स को हम लोगों ने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, और m कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन. सो लीनियर एसएचएम में ये हम लोग करते हैं. नाउ और फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी न्यू इज 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो जनरल एसएचएम का केस हो गया. एसएचएम के केस में जो फोर्स लॉ है ये है F इज इक्वल टू माइनस के वाई, और उसके बाद हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाय k और 2 पाई रूट अंडर इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, और फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 by 2 pi 1 by t basically, which is 1 by 2 pi spring factor by inertia factor. Linear SHM में time period is equal to t is equal to 2 pi root under displacement by acceleration, और उसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे. अब अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें, so a simple pendulum is the most common example of bodies executing SHM. तो सिंपल पेंडुलम ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे जो बेसिक एसएचएम होता है वो सिंपल पेंडुलम का होता है. सो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास बॉडी सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल and perfectly flexible string from a rigid support about which it is free to oscillate. So it is free to oscillate about this point.
ठीक है. An ideal simple pendulum cannot be achieved in practice because we cannot have a point mass. हमारे पास कोई भी मास होगा, वो पॉइंट मास तो हो नहीं सकता है, राइट? उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा. एंड अ वेटलेस स्ट्रिंग इन प्रैक्टिस, तो स्ट्रिंग भी पॉसिबल नहीं है जिसका कोई मास ना हो, और ये जो पूरा है इसको पॉइंट मास हो, ये भी पॉसिबल नहीं है. So, however, practically a small and heavy solid metal sphere called bob tied to one end of a long unspun cotton thread and suspended from a rigid support can serve the purpose of a simple pendulum. So, in equilibrium position, the center of gravity O of the sphere lies vertically below the point of suspension S. Here, O is called the equilibrium position or mean position or point of oscillation of simple pendulum. The distance between point of suspension and the point of oscillation is called the effective length of simple pendulum. Now, expression for time period. So, अगर हम लोग m is equal to mass of bob लेते हैं, so m is the mass of bob, L is the length of simple pendulum, then bob is displaced to a point P. मान लो bob को हम यहाँ पे लेके आते हैं point P पे. इस पे जो फोर्स लगेगा थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग. सो देखो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड because this is theta, this will also be theta, so the component which is along the string is mg cos theta, and the component which is perpendicular to the string is mg sin theta, right? Now the tensile T in the string is equal to mg cos theta. So if the string neither slackens nor breaks but remains taut, then T is equal to mg cos theta. जो टेंशन T है is equal to mg cos theta हो जाएगा. और mg sin theta क्या है, इसको प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू दिस mg sin theta into length कर देंगे तो ये टॉर्क हो जाएगा. तो टॉर्क इज इक्वल टू mg sin theta into L माइनस एम जी एल साइन थीटा हो गया. इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली माइनस एम जी एल थीटा लिख सकते हैं बिकॉज साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा. सो हियर नेगेटिव साइन शोज दैट टॉर्क एक्ट टू रिड्यूस थीटा. जो टॉर्क लगा रहे हैं वो रिड्यूस कर रहा है थीटा को, तो इसीलिए इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं. इफ थीटा इज स्मॉल लेस देन 10 देन साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा. तो ये यहाँ पे साइन थीटा का जो एक्चुअल एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन है साइन थीटा का, राइट? सो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन. द वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा एंड साइन थीटा आर शोन इन द टेबल. सो थीटा और साइन थीटा के अलग अलग वैल्यूज टेबल में दिख रहे हैं हमें. थीटा जब 0 है, साइन थीटा भी 0 होगा. थीटा 5 है, राइट? सो डिग्री में, रेडियन में थीटा 0.087, साइन थीटा भी उतना. तो आप देखो यहाँ पे 1.174, 0.174, 0.262, 2.56, 349, 342. तो from this table we note that sin theta is same as theta for smaller theta less than 10 degree. तो लेस देन 10 डिग्री पे ये सेम है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. ठीक है. रिप्लेसिंग साइन थीटा बाय थीटा वी गेट टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस mgl into theta, or we can say that from this equation we note that torque is directly proportional to theta, and this torque will bring the bob back towards its equilibrium position if the bob is left free. तो एक बॉब को अगर छोड़ोगे तो वापस उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आएगा because the restoring torque is directly proportional to theta. Now comparing 40 with the equation torque is equal to minus k theta,
इन दोनों को अगर कंपेयर कर लेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, mgl आ जाएगा हियर। तो ये हो गया स्प्रिंग फैक्टर। यहाँ पे जो इनर्शिया फैक्टर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया फैक्टर I हो जाएगा और स्प्रिंग फैक्टर k है ना। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर पॉइंट मास है तो मान लो ये यहाँ से इससे लटका हुआ पॉइंट मास है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये हैंग कर रहा है वो उसके अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये क्या होगा, ml² होगा, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट अंडर इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर ml² है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और स्प्रिंग फैक्टर k इज इक्वल टू mgl है, राइट। अब यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर, मतलब m और m कैंसिल कर लो और एक l कैंसिल कर लो, तो दैट सो यू विल गेट, यहाँ l बचा, m कैंसिल हो गया, और सो l बाई जी 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। So from this equation, we note that the time period of simple pendulum is independent of amplitude of vibration. So time period is independent of amplitude of vibration, is independent of mass of the bob of pendulum, depends upon the length of the pendulum and acceleration due to gravity at the place of doing experiment. तो जहाँ experiment कर रहे हैं उस पे ये depend करेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे ये YouTube और स्प्रिंग वाला जो है पोर्शन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों।